इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो टोटल इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 10 है, बट हमें टोटल यहाँ पर 11 लेकर रखे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, एग्रीमेंट। अब हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट केवल वैलिड ही हो सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। तो जो जहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं होता वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो यहाँ पर फ्री कंसेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में क्या आएगा, माइनर, जैसे नहीं कर सकता। फिर लॉफुल, मैंने बोला जैसे कि हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लीगल होना जरूरी है, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये भी लीगल से रिलेटेड है। अब टू पार्टीज, अब हम अकेले तो कॉन्ट्रैक्ट खुद के साथ कर नहीं सकते, इसलिए दो पार्टी का तो होना बहुत ज़रूरी है। फिर कॉन्ट्रैक्ट का मेन मोटिव क्या होता है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हो रहा है तो फिर काय का कॉन्ट्रैक्ट, फिर फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। फिर जो भी अदर लीगल फॉर्मेलिटीज है उनको क्या करना पड़ेगा, अपन को फुलफिल करना पड़ेगा। ओके। फिर मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। तोतला कोई बोल रहा है, मीनिंग सर्टेन नहीं हो पा रहा तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर लास्ट में आता है पॉसिबल। अब जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो तो आपको पता ही है कि वॉइड होता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि इन सारे पॉइंट को सर हम याद कैसे करें, तो बहुत आसान है, हमें क्या बना लेना है, एक स्टोरी बना लेना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, एक जादूगर से क्या बोल रहा है, डिमांड कर रहा है कि जादूगर मुझे क्या करना है, एक इंसान को मारना है जादू से। अब पहली बात देखो, बच्चा है, बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा, जो जादूगर जो काम कर रहा है वो इम्पॉसिबल है, जादू इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तीसरा, वो क्या बोल रहा है, मुझे एक जने को मारना है, वो क्या है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है, तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है। अब बच्चा है, बच्चा क्या बोल रहा है, तोतला बोल रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, सर्टेन नहीं है। तोतला बोल रहा है तो जादूगर को गुस्सा आया तो उसने उसको थप्पड़ मारा, तो क्या यहाँ पर कौन सा रूल ब्रेक हो गया, फ्री कंसेंट का रूल ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर कितनी पार्टी है, दो पार्टी से, एक जादूगर है और बच्चा है। और आधे चीज़ तो यहीं पर होगा और आधी चीज़ अपन को पता है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। ये तो रट्टा मार लेंगे, मतलब अपन को मतलब यूँ ही याद हो जाता है, रट्टे मार लेते अपन तो। फिर फुलफिलमेंट ऑफ, और लास्ट में क्या बोलना है, फुलफिलमेंट ऑफ अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़, और ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो एक पॉइंट तो यूँ ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें भी वही बात लिखी हुई कि वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, अकेला खुद से कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेगा भला, उसको क्या मिलेगा खुद से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, तो कम से कम दो पार्टीज़ तो होनी चाहिए। अब हम सोचेंगे कि नेचुरल पार्टी नहीं, इसमें आर्टिफिशियल पार्टी भी चलेगी, न दोनों पार्टी चलती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों पार्टी चलती हैं। अब इसमें एक केस लॉ दे के रखा है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामदल कंपनी। केस स्टडी को हमें बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि केस लॉ इसमें हम समझ पाएंगे तो जब जाके हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छे से कर पाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट है, पार्टीज मस्ट इंटेंडिंग टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन में, जैसे मैंने बताया था कल कि लीगल ऑब्लिगेशन मतलब एक राइट मिलना कि हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकें, केस लगा सकें। तो दोनों के बीच में अगर कोई लीगल रिलेशनशिप ही नहीं है, उनके बीच में अगर सोशल और डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट है, तो फिर तो कोई, आप जानते हो सोशल और डोमेस्टिक टाइप में कोई लीगल एक्शन नहीं होता। अगर लीगल एक्शन नहीं है तो फिर काय का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल एक्शन होता ही है। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखे रखा है, बालफोर वर्सेस बालफोर। एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है, जिसमें हस्बैंड क्या करता है, वाइफ को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको सर्टेन अमाउंट हमेशा दूंगा, वाइफ को कुछ समय तक देता है, फिर मना कर देता है। वाइफ कोर्ट में जाती है कि मुझे इसने ऐसा वादा करा था, पर कोर्ट ने क्या बोला, ये एक सोशल एग्रीमेंट है, तुम पति पत्नी का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो लीगल ऑब्लिगेशन का बहुत फेमस केस स्टडी है बालफोर वर्सेस बालफोर का, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। और दो तीन कुछ एग्जाम्पल है, वो भी बहुत सिंपल है, पढ़ने से ही हो जाएगा। तीसरा आता है अदर फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। अब आपने सब कुछ कर लिया, पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो पूरा नहीं करा, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको पूरा नहीं करा। जैसे
कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको रिटर्न नहीं करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आप जानते हैं इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न नहीं होंगे तो उनको वैलिड नहीं माना जाएगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ता है, जैसे हर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप लैंड खरीद रहे हो या आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको उसको रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, स्टैंप लगाना, सिग्नेचर करवाना, ये सारी चीज़ें आपको फुलफ़िल करना पड़ेगी। जब तक आप इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं करोगे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जांपल देकर रखा है। फिर चौथा पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, नॉट वेग और इंडेफिनेट। सर्टेन होना चाहिए मतलब स्पष्ट होना चाहिए, एक एक बात हमें समझ में आना चाहिए। वेग नहीं होना चाहिए मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, आगे पीछे कुछ बातें नहीं लिखी होनी चाहिए जिससे लोगों को डाउट क्रिएट हो। ऐसी सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। तो उन्होंने 2 एग्जांपल दिए, बहुत सिंपल है। मैं 9th वाला एग्जांपल समझा देता हूँ। एक कंपनी है, उसने क्या दिए, एक लैंड लीज पर दिए, किसको, एक को, कितने समय के लिए, इनडेफिनेट ईयर्स। ये क्या बात हुई? द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड, पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन। कम से कम लीज मतलब भी क्या होता है, कुछ समय के लिए देना। अब ये इनडेफिनेट है, ये कौन सा, इसका कोई मतलब निकलता है क्या? नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। फिर आता है 5वां पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। अब हम सब जानते हैं जो एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है, जिसको हम कर ही नहीं सकते, तो भैया उसको लेके करना क्या, तो वो तो इनवैलिड है, मतलब वॉइड है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबल होना परफॉर्मेंस, इन्होंने वही बात बोली है, जो एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी इन्फोर्स। ऐसे एग्रीमेंट जिनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते उनको आप बनाकर करोगे क्या वाला। इन्होंने एक छोटा सा इन्होंने बहुत अच्छा सा ट्री चार्ट दिया है, ट्री चार्ट और सर्कल के साथ, इसको आप याद कर लेंगे। फिर क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। हम जानते हैं कि एग्रीमेंट के बिना तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो एग्रीमेंट क्या है, सबसे एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। फिर उन्होंने थोड़ा सा क्या दे दिया है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन दे दी है। हमने पहले पढ़ लिया कि भैया एग्रीमेंट में क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस अकेले भी देते हैं और ग्रुप में भी देते हैं। और प्रॉमिस करने से क्या होता है, दोनों पार्टी को फ़ायदा होता है, तो कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है कि दोनों पक्षों की रजामंदी, और दोनों पक्षों की रजामंदी कैसे होगी, जब वो फ्री होगा। तो उन्होंने कंसेंट में दिया है कॉन्सेंसस एट इडम। कॉन्सेंसस एट इडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ टू माइंड, सेम थिंग इन अ सेम सेंस। मतलब जैसे कि ये मैं नीचे वाला एग्जांपल आपको समझा दूंगा, वैसे मैं शॉर्टकट एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके मम्मी पापा आपके लिए एक चॉकलेट लेने गए, तो इस चॉकलेट का आपने क्या बोला, हाँ मुझे ये येलो वाली चाहिए। आपकी मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है ये येलो वाली। आपके पापा ने बोला अच्छा ये येलो वाली। तीनों ने क्या बोला, सेम चीज़ बोली और सेम सेंस में बोली, मतलब कि उनको वो चीज़ खरीदना ही है। तो इसमें क्या हुआ, कंसेंट है, सबकी कंसेंट, मतलब अपन बोलते हैं सबकी कंसेंट लेते हैं तो कंसेंट हो गया। फ्री कैसे होगा, जब इसमें कोएर्शन नहीं होगा, कोई गुंडागारी, क्रिमिनल एक्ट, मारा पीट नहीं होगी, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई एक दूसरे पर राज नहीं मतलब जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, मतलब कि अगर कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलत तरीके से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट करना, मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट करना, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी जब जाके हम क्या कहेंगे कि हमारा जो कंसेंट है वो फ्री है। अब इनका एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कि एक जो है ए, वो क्या है, उसके पास 2 गाड़ी हैं, एक लाल कलर की वो बेचना चाहता है, बी ने क्या सोचा कि वो ब्लैक कलर की बेचना चाहता है। यहाँ पर कोई कॉन्सेंसस एट इडम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके दोनों जो कंसेंट है वो मिल नहीं रहे हैं। ए बोल रहा है रेड वाली, बी बोल रहा है ब्लैक वाली। यहाँ पर तो कोई वो मेल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हम कंसेंट को बोलेंगे क्या नहीं है, यहाँ पर फ्री नहीं है, कंसेंट ही नहीं है। एक्चुअली फ्री तो है पर कंसेंट नहीं है। फिर एक एग्जांपल है, ये भी इजी है।
फिर आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। मैंने जैसे बताया कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। अब भैया हम लॉ पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटी से मतलब क्या होगा, पावर, पैसा, ये नहीं। कैपेसिटी मतलब होगा लीगल एबिलिटी। लॉ पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ लीगली पढ़ेंगे हम लोग। तो कैपेसिटी से क्या मतलब होगा इनका, लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब लीगल एबिलिटी कैसे देखते हैं भैया, वो माइनर नहीं होना चाहिए, छोटू नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अब लास्ट में उन्होंने दिया विच इज़ अ सब्जेक्ट। विच इज़ अ सब्जेक्ट इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग रूल और अलग अलग लॉ अप्लीकेबल होते हैं। जैसे एज के केस में, अगर मैं एज की बात करूं तो हम नॉर्मल लोगों के लिए क्या है, मेजर एज क्या है, 18 है। बट जो बेचारे ऑर्फन हैं, जो मतलब अनाथ हैं, उनके लिए कितनी है एज है, 21 उनके लिए मेजर एज है। साउंड माइंड में उन्होंने कुछ नहीं दिया है विच इज़ अ सब्जेक्ट, बिकॉज उसमें कोई ऐसा कोई लॉ स्पेसिफिक नहीं है। डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी बाय एनी लॉ विच इज़ अ सब्जेक्ट। विच इज़ अ सब्जेक्ट इसमें इसलिए बोला है क्योंकि भैया लॉ किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता, अलग अलग है। मर्डर के केस में है, चोरी के केस में है, एंड और भी है, जैसे हम नीचे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्वालिफिकेशन ए में वही बोला है कि भैया जो बंदा है वो मेजर होना चाहिए, जब भी वो कॉम्पिटेंट है। अगर आपने कोई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप उसको कुछ इन्फोर्स नहीं करवा सकते। फिर उन्होंने क्वालिफिकेशन बी को बोला है कि भैया साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब क्या होना चाहिए, मतलब वो इस हालत में होना चाहिए कि भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इससे क्या इफ़ेक्ट होगा, इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, ये सारी चीज़ें एक राशनल बंदा ही समझ सकता है। तो अगर वो सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं मानेंगे हम लोग, वैलिड नहीं मानेंगे। ओके, जैसे लुनेटिक हो गया, पागल, इडियट हो गए, ड्रंकन, पियकड़े लोग हो गए, और किसी इंटॉक्सिक ड्रग्स जैसे ले लिया, या ओके मिर्गी के दोहरे पड़ना, तो इस टाइम पे आप उनको साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे भी ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। फिर आता है क्वालिफिकेशन नंबर सी, बोलता है कि डिस्क्वालीफाई बाय लॉ बाय हिज स्टेटस इन एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट। उसका स्टेटस मतलब उसका व्यक्तित्व से ही उसको अलग कर दिया है। जैसे आप जानते हो लॉ ने तो बहुत सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रखा, कुछ और भी व्यक्ति हैं जिनको हमने डिस्क्वालीफाई कर रखा। जैसे एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब जैसे चाइना है, वो हमारे लिए क्या है, एक एलियन एनिमी है, एलियन नेशन है। अगर हमारा वॉर चल रहा है किसी कंट्री के साथ और आपके कंट्री के लोग ने किसी उस कंट्री के साथ जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है उसके साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे और इन्फोर्स नहीं करवाएंगे। फिर आता है फॉरेन सॉवरेन्स, राजदूत। अगर आप देखो क्वीन विक्टोरिया आई, आपने क्वीन विक्टोरिया के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा तो उसको वैलिड नहीं मानेंगे क्योंकि इनके लिए अलग ही एक लॉ चलता है। राजदूतों के लिए अलग ही एक लॉ चलता है, उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। कन्विक्स मतलब किसी चीज़ के लिए शर्मिंदा होना, मर्डर करना, चोरी करना एक्सेट्रा। और उनके लिए दे आर डिस्क्वालीफाई अनलेस द फुलफिल सर्टेन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये सब क्या है, डिस्क्वालीफाई। इनको कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ता है। जैसे जो फॉरेन सॉवरेन्स इनको पेपर वर्क करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर आता है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या आता है, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। अब ज़रूरी नहीं है कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न कुछ भी एक ऑब्जेक्ट हो, पैसे हो, सामान हो, नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। वो एक राइट हो सकता है, अधिकार हो सकता है, जिम्मेदारी हो सकती है, या किसी चीज़ को मना करना, किसी काम को करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत इजी है, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। फिर आता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। मैं इन एग्जाम्पल पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन हमने अभी पढ़ा कि भैया सब कुछ लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अब लॉफुल मतलब अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अब अनलॉफुल क्या होता है, कंसिडरेशन जैसे किसी चीज़ ऐसा कंसिडरेशन है जैसे ड्रग्स है,
कुछ अनलॉफुल चीज़ें कंसिडरेशन में ले ली आपने, तो वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल। जो इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, उसका उल्टा कर दो डेफिनेशन लिखने समय। अब अनलॉफुल होना चाहिए तो अनलॉफुल क्या होगा, किसी को इंजरी नहीं करे, किसी का मर्डर करना ऑब्जेक्ट, ये गलत है। किसी की प्रॉपर्टी को हार्म करना, किसी के घर को जलाना, ये ऑब्जेक्टिव गलत है। कि पब्लिक पॉलिसी और इमोरल तरीके से कुछ चीज़ ऑब्जेक्ट लगाना, जैसे आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाया जो पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट है, जैसे आप ट्री काटने या पेड़ पौधे काटने की आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। जैसे इमोरल है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे नेगेटिविटी फैल रही है, आप मतलब आपने ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाया है जैसे कि ड्रग माफिया, आपने ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाया कि मैं ड्रग माफिया बनूँगा, तो इससे क्या हो रही है, नेगेटिविटी फैल रही है, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। रादर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी अवॉइड। हम जानते हैं लॉ ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेसली डिक्लेयर अवॉइड कर दी। हम बच्चे जानते हैं किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, किसी की चोरी चकाटी नहीं करना चाहिए, रेप नहीं करना चाहिए, सारे गलत काम नहीं करना चाहिए, हम सब जानते हैं, एक्सप्रेसली डिक्लेयर अवॉइड है। द एग्रीमेंट एंटर इनटू मस्ट नॉट बी विद द लॉ डिक्लेयर्ड बी इलीगल और वाइड। इलीगल एग्रीमेंट है वो तो लॉ पहले से मना कर देता है भैया कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ मत करो, और जो वॉइड एग्रीमेंट है लॉ बोलता है भैया जो करना करो, हम तो उसमें कोई लीगल इफेक्ट नहीं देंगे, बाद में कोई प्रॉब्लम आई तो आप खुद समझ लेना। एक छोटा सा एग्जांपल दे के रखा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अब कल मिलते हैं। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।